हाँ, तो हम लोग सीक्वेंस में ही पढ़ेंगे क्योंकि अब 12th में आपको मार्क्स तो ऐड होगा नहीं फाइनल एग्जाम में, तो हम लोग सीक्वेंस में चलेंगे जो एनसीईआरटी का सीक्वेंस है। ओके स्टूडेंट? यस सर। चलिए, तो हम शुरुआत करते हैं। देखिए, सॉलिड स्टेट जो चैप्टर है उसके में थोड़ा सा ब्रीफ ले लीजिए कि ये 3 डायमेंशनल चैप्टर है। तो सेकंड और थर्ड लेक्चर इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मिस नहीं होना चाहिए। ऐसे आप पढ़ चुके हैं तो आपको तो आता ही होगा, जो लोग नहीं पढ़े हैं। तो ये प्योरली इंटायरली 3 डायमेंशनल चैप्टर है। न्यूमेरिकल भी अच्छे आते हैं, न्यूमेरिकल भी है, थ्योरी भी बहुत है इसमें। इसलिए चलिए हम बेसिक से शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करें। अब हम लोग तैयार हैं? अब यस सर। चलिए, तो देखिए सबसे पहले तो आप चैप्टर का नाम ही लिख लीजिए, लिख ही लिया आपने, सॉलिड स्टेट। हम लोग बेसिक से चलेंगे। तो आप जानते हैं कि आपके पास मान लीजिए 2 सॉलिड मैं लेता हूं, एक गिलास है और एक आपके पास आयरन रॉड है, आयरन है। दोनों सॉलिड है लेकिन दोनों के सॉलिड के नेचर में फर्क है। इसीलिए पहला जो आसान टॉपिक है आपका वो ये है, टाइप्स ऑफ सॉलिड। बेसिकली सॉलिड 2 तरह का होता है। एक को कहेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक को कहेंगे अमॉर्फस सॉलिड। तो 2 तरह के सॉलिड हैं। लिख लिया तो बताइएगा, सब लोग अनम्यूट हैं। हाँ, हैज एवरीवन कंप्लीटेड? ठीक, टॉपिक डालिए सारे लोग। क्रिस्टलाइन सॉलिड, दोनों को इंडिविजुअली एनालाइज करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग उसकी टाइप्स वगैरह पढ़ेंगे। तो देखिए, आपको मैंने कहा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में जैसे आपने आयरन कहा, गोल्ड वगैरह सब है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड, अच्छा हाँ बोलिए। हाँ, कैसे हैं आप? हेलो। हाँ, 1 मिनट में अपना वीडियो ऑन कर दूं। मैं साफ ना दिख रहा हूँ आप लोगों को? यस सर। हाँ चलिए। हाँ चलिए। हाँ, क्या बता रहे थे, क्या नाम है? मैं नाम भी भूल गया, 1 मिनट। हाँ, यशवर्धन। हाँ, ये पहला स्लाइड है, सॉलिड स्टेट हम लोग शुरू किया है, ये पहला है ना? यही कह रहे थे आप? यस सर। जी, अरमान आपने लिख लिया? अरमान अख्तर? यस सर, लिख लिया। सर, हाँ बताइए। हाँ अनुराग। आपका फेस नहीं दिखाई दे रहा, आप इनविजिबल हैं। अच्छा चलिए, वो ठीक कर लूंगा मैं उनसे बात करके, ठीक है। अब चलिए। तो देखिए, तो 2 तरह का सॉलिड है आपके पास, एक है क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक है अमॉर्फस। तो आज का लेक्चर में थोड़ा बेसिक बातें होंगी और नेक्स्ट क्लास अब मिस नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास में ज्यादा अच्छी बातें सब आएंगी। तो देखिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड उसको कहते हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं वो रेगुलर ऑर्डरली अरेंजमेंट में होते हैं। किसमें होते हैं जल्दी बताइए? रेगुलर ऑर्डरली अरेंजमेंट। और जिसमें रेगुलर ऑर्डरली अरेंजमेंट ना हो उसको अमॉर्फस सॉलिड कहते हैं। और मैं थर्मोडायनेमिक्स के 3rd लॉ से में भी, जो आपने 11th में पढ़ा, उससे भी डिफिनेशन बताएंगे, तो बाद में बताऊंगा मैं। थोड़ा सा बेसिक लिख लें। देखिए, द सॉलिड
in which constituent particles have regular orderly arrangement. Regular orderly arrangement. Is called crystalline solid. ठीक है, तो जिसमें रेगुलर ऑर्डरली अरेंजमेंट होगा उसको हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कहेंगे। इसका उल्टा हो जाएगा, जिसमें रेगुलर ऑर्डरली अरेंजमेंट नहीं होगा वो अमॉर्फस होगा। अब आइए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम लिखेंगे। रिमार्क्स लिखिए, रिमार्क्स का मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला तो डिफिनेशन में किसी को डाउट तो नहीं है, जल्दी बताइए एवरीवन। नो डाउट सर। चलिए हाँ, तो देखिए रेगुलर ऑर्डरली की वजह से क्रिस्टलाइन सॉलिड में एक पहली प्रॉपर्टीज होती है, अभी लिखिएगा नहीं, उसको कहते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लिखना नहीं है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब ही हुआ कि अगर ये कोई आयरन है, मतलब ये ऐसे बता रहा हूं कि ए बी एकदम रेगुलर ऑर्डरली थ्रू आउट द सॉलिड रहेगा, एवरी पॉइंट पे रेगुलर ऑर्डरली रहेगा, ये नहीं कि चेंज होगा, समझा? इसलिए इसको कहते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। अमॉर्फस सॉलिड में क्या होगा, वहां शॉर्ट रेंज ऑर्डर आएगा। शॉर्ट रेंज ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि अमॉर्फस में अगर ऑर्डरली हो भी सकता है तो शॉर्ट पोर्शन, शॉर्ट एरिया के लिए। यहां पर कहा गया क्रिस्टलाइन में थ्रू आउट द सॉलिड ऑर्डरली अरेंजमेंट होगा, इस वजह से इसमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगा। तो पहली बात बताइए, लॉन्ग रेंज ऑर्डर की मीनिंग सबको समझ में आ गई कि इट हैज, अरमान आपको समझ में आ रहा है, हर्षित सबको आ रहा है, इट हैज लॉन्ग रेंज ऑर्डर। समझा कि नहीं? इसका मतलब ये हुआ कि इट मीन्स देयर इज ऑर्डरली अरेंजमेंट of particles throughout the solid। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स हुई थ्रू आउट द के इसमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। खसपेल, यशवर्धन, मानसविन, समझ में आया? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. हाँ गुड। तो पहली प्रॉपर्टीज है लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लिख लीजिए आप, तो बताइएगा सारे लोग। देखिए, हैज एवरीवन कंप्लीटेड? नहीं सर, 1 मिनट। अच्छा अच्छा, लिखिए लिखिए लिखिए। आप बोलो मानसवेन, यशवर्धन लिख लिया? Yes, sir. ओके। सेकंड पॉइंट आप रिमार्क्स का लिखेंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में दूसरी कैरेक्टरिस्टिक जो है, पहले लिखिए, मैं उसको समझाऊंगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वो है इट इज एनिसोट्रॉपिक इन नेचर। अब देखिए, पहले लिख लीजिए, मैं उसको समझाता हूँ 2-3 मिनट में। तो लिख लिया सारे लोग, इट इज एनिसोट्रॉपिक इन नेचर। देखिए होता क्या है कि और से सुनिए, एक वर्ड आता है आइसोट्रॉपिक, लिखिएगा नहीं अभी, और एक वर्ड आता है एनिसोट्रॉपिक। आइसो का मतलब केमिस्ट्री में हमेशा आता है सेम, मतलब जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज बोले तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हुआ,
आपने फिजिक्स में पढ़ा थर्मल कंडक्टिविटी, ये सब हर डायरेक्शन में सेम होगा। आइसो का मतलब ये हुआ, दे हैव ऑलमोस्ट सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। डायरेक्शन अभी बताया जाएगा आपको। उसी का उल्टा होगा कि अनाइसोट्रॉपिक का मतलब ये होगा कि दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शंस। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को कहा गया अनिसोट्रॉपिक। उसको आप इस तरह प्रूफ कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, हमने रेगुलर ऑर्डरली ए बी इस तरह सजाया मैंने, ध्यान दीजिएगा। आपके पास बी है, फिर ए है, इस तरह मैंने रेगुलर ऑर्डरली करके समझे। और फिजिक्स से भी मैं साबित करूंगा आपको, पहले आप डायरेक्शन का मतलब समझ जाइए। वैसे फर्ज कर लीजिए कि आपके पास एक डायरेक्शन मान लीजिए ये है, इसको मान लीजिए एक्स डायरेक्शन, और एक्स डायरेक्शन अब यहां देखिए, इसको मान लीजिए आप वाई, समझा कि नहीं। और एक और अगर आपको दिख रहा हो, ये मान लीजिए जेड। आप सारे लोग बताइए इस डायग्राम में, पहले बताइए रेगुलर ऑर्डरली अरेंजमेंट है एकदम हॉरिजॉन्टल वर्टिकली, जल्दी बताइए सारे लोग। यस सर। हाँ, अब बताइए एक्स में, एक्स डायरेक्शन में बताइए अरेंजमेंट बी ए बी ए बी ए इस तरह है, वाई में सिर्फ बी बी है, जेड में सिर्फ ए है। ये साबित किया कि हर, अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा तो हर डायरेक्शन में पार्टिकल का अरेंजमेंट अलग अलग है। रेगुलर ऑर्डरली है लेकिन अरेंजमेंट हर डायरेक्शन में अलग अलग है। तो प्रॉपर्टीज भी, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी इस डायरेक्शन की कुछ और होगी, तो इस डायरेक्शन की कुछ और होगी। थर्मल कंडक्टिविटी इधर x की कुछ और होगी, तो y की कुछ और होगी, z की कुछ और होगी, क्योंकि z में सिर्फ a टाइप है, y में सिर्फ b टाइप है, x में दोनों टाइप है। तो इसको कहते हैं एनिसोट्रॉपिक, जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हर डायरेक्शंस में अलग होगी। बताइए सबको समझ में आया या नहीं आया? हर्षित, मानसविन, यशवर्धन, अरमान। यस सर। अरमान आपको आ रहा है समझ में? आ गया सर। वेरी गुड। तो कोई भी पूछे आपसे कि, एक तो बोर्ड लेवल पर भी पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में रीजन के साथ भी पूछेगा। तो पहले तो यहाँ पर लिखिए, बिकॉज पार्टिकल्स हैव different arrangement in different direction. और उसके नीचे के स्टार पॉइंट इसी सेकंड पॉइंट में लिखिएगा, a substance is said to be anisotropic if they have different physical properties फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, सच एज refractive index, magnetic properties, etc in different direction.
लिख रहे हैं सारे लोग, लिख लिया? हेलो। ठीक है, ये अगर बनाना चाहें तो बना लीजिए, उसके बाद मैं नेक्स्ट पॉइंट लिखाता हूँ। ओके ओके खसपेन, गुड। उसका ये तो छोटा पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा। इट हैज शार्प मेल्टिंग पॉइंट। शार्प मेल्टिंग पॉइंट की वजह भी है फिक्स्ड, उसकी वजह यही है रेगुलर ऑर्डरली अरेंजमेंट। समझा? तो ये आप लिख लीजिए, इट हैज शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इसलिए एक ग्राफ कंपटीशन में आपसे पूछ सकता है, गौर से सुनिए आप। शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ये हुआ, उसी में लिख लीजिएगा, ड्यू टू विच, मैं उसको ग्राफ्स के जरिए समझाऊंगा, ड्यू टू विच द कूलिंग कर्व, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, द कूलिंग कर्व of this solid, मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड, is not smooth। जैसे आप पॉलीथीन को जलते हुए देखा होगा, उसका फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, एब्रप्टली जलता है, टेढ़ा मेरे अंदाज में जलता है वो। तो उसका ग्राफ और इसके ग्राफ में फर्क है। किसी सॉलिड यानी आयरन का मेल्टिंग पॉइंट है 1000 मान लिया है, तो 1000 पर ही मेल्ट होगा। इसलिए इसका ग्राफ और से सुनिए, टेम्परेचर वर्सेस टाइम, फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, मतलब ये कि अगर मान लीजिए इस तरह का ग्राफ होगा, और अभी अभी मैं समझाऊंगा इसको, अमॉर्फस का इस तरह का होगा। देखिए फिक्स नहीं है, टाइम के साथ साथ देखिए टेम्परेचर टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है। मान लीजिए अगर आप किसी सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कीजिए, मेल्ट कीजिए, तो देखिए सॉलिड से लिक्विड जाते टाइम देखिए टाइम चेंज हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर फिक्स्ड है। बताइए कूलिंग कर्व स्मूथ है, हाँ या ना, जल्दी बताइए। नॉट स्मूथ, ये स्मूथ है। अमॉर्फस सॉलिड का टाइम के साथ साथ मेल्टिंग पॉइंट चेंज होता रहेगा, शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि उसमें रेगुलर ऑर्डरली अरेंजमेंट नहीं होता है। कर्व सबको समझ में आया, हाँ या ना, जल्दी बताइए आप। यस सर आया। सबको आया कि नहीं, जल्दी बताइए। तो ये लाइन आपको ये डायग्राम बना के पूछ सर सकता एक और हाँ, बार। हाँ एक और बार, ठीक है। ये डायग्राम बनाकर आपसे पूछ सकता है ये कौन सा सॉलिड है। तो मैंने ये कहा, गौर से सुनिएगा, कि कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स्ड होता है। यहाँ देख लीजिए, सॉलिड को जब हीट करेंगे तो पहले टेम्परेचर को ये एब्जॉर्ब करेगा, जैसे ही सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो देखिए टाइम तो चेंज हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट फिक्स्ड है। मानस भी देखिए मेल्टिंग पॉइंट फिक्स्ड है कि नहीं, जल्दी बताइए हाँ या ना। यस सर। हाँ, यही अमॉर्फस सॉलिड का हम लोग बनाएंगे ना, तो ये स्मूथ रहेगा एकदम इस तरह। मतलब ये सेम एक ही पॉइंट पर मेल्ट नहीं होगा, टाइम के साथ साथ मेल्टिंग पॉइंट चेंज होती रहेगी। ये शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, यहाँ शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट है। तो दिस कर्व रिप्रेजेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड, दिस कर्व रिप्रेजेंट अमॉर्फस सॉलिड। आया समझ में? यस सर। चलिए, तो इतनी छोटी बातें आपको याद रखनी है। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक, अमॉर्फस सॉलिड। तो सब कुछ तो मैंने बता ही दिया है, जल्दी जल्दी लिख लीजिए।
अमॉर्फस सॉलिड के बारे में देखिए, द सॉलिड इन विच constituent particle do not have regular orderly arrangement is called amorphous solid. रिमार्क्स में पहला पॉइंट, वहां रॉन्ग रेंज ऑर्डर था, यहाँ इट हैज शॉर्ट रेंज ऑर्डर। शॉर्ट रेंज ऑर्डर का मतलब ऑर्डरली अगर हो भी सकता है तो शॉर्ट पोर्शन के लिए। दूसरा, इट इज आइसोट्रॉपिक, क्योंकि ये जब रैंडमली ओरिएंटेड है तो हर डायरेक्शन में रैंडमली होगा, वहां रेगुलर ऑर्डरली था तो हर डायरेक्शन में अरेंजमेंट अलग अलग था। इट इज आइसोट्रॉपिक, मतलब अगर यहाँ पर स्ट्रेस लगाएं, यहाँ पर प्रेशर लगाएं तो दोनों पॉइंट सेम ही लगेगा। और क्रिस्टलाइन में अलग अलग था क्योंकि अरेंजमेंट अलग अलग है हर डायरेक्शन। इट इज आइसोट्रॉपिक इन नेचर बिकॉज particles are irregular in all possible, जब पार्टिकल इरेगुलर है इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, इसलिए इसकी प्रॉपर्टीज हर डायरेक्शन। आइसोट्रॉपिक की डिफिनेशन वही हुआ कि मैं भी लिखवा देता हूं, इट इज आइसोट्रॉपिक इन नेचर बिकॉज पार्टिकल्स आर इरेगुलर, हर डायरेक्शन में इरेगुलर है, इसीलिए किसी भी पॉइंट पर आप प्रेशर या स्ट्रेस या थर्मल कंडक्टिविटी मेजर करें तो सेम ही आएगी। लिख लिया ये वाला स्लाइड, सबको समझ में आया? मैं अभी क्रिस्टलाइन अमॉर्फस का एग्जांपल नहीं दूंगा, मैं क्वेश्चंस के फॉर्म में कराऊंगा, एक क्वेश्चन भी हो जाएगा और एग्जांपल भी हो जाएगा, तो वो मैं क्वेश्चन में अभी कराऊंगा। लिख लिया सारे लोग ये स्लाइड? जल्दी बताइए। डन सर। यशवर्धन, मानसवीन, सब लोगों ने लिख लिया? यस सर। Yes, sir. चलिए, इसी के, हाँ बोलिए। सर सेम आएगी या फिर मतलब हल्की फुल्की ऊपर नीचे भी हो सकती है हर डायरेक्शन में? नहीं, हर डायरेक्शन में सेम होगी, अगर होगा भी है तो बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस होगा, हर फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। क्योंकि देखिए पार्टिकल्स इस डायरेक्शन में भी इरेगुलर है, इस डायरेक्शन में इरेगुलर, जैसे गैस हर डायरेक्शन में इरेगुलर है, इसलिए उसकी प्रॉपर्टीज हर डायरेक्शन में सेम होगी। क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या है? हाँ बोलिए। नहीं, सेम रहेगा। सेम का मतलब वही है, वैल्यू सेम रहेगी, समझ रहे ना, ये है क्योंकि हर डायरेक्शन में रेगुलर ही रहेगा वो। वही मैं डिफिनेशन भी लिखा देता हूँ कि उससे आपको समझ में आ जाए। लिख लीजिए, अ सब्सटेंस इज सेड टू बी आइसोट्रोपिक if they have almost same value of physical properties. In all possible direction. इसलिए इस पूरे चैप्टर में हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड ही को एनालाइज करेंगे। बेसिकली ट्रू सॉलिड की बिहेवियर यही है। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, जो अभी आपने कर्व लाइन भी बनाया, इट मेल्ट्स एट वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब नॉट शार्प मेल्टिंग पॉइंट, वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, नॉट sharp melting point.
इसीलिए due to which the cooling curve of this solid is smooth, जो मैंने अभी आपको ग्राफ बनाया था। लिख लिया सारे लोग, बताइए। मानस बिन, यशवर्धन, अनुभव, सब लोगों ने लिख लिया? यस सर। एक मिनट सर। Done, sir. ये ग्राफ ये बता रहा है कि टाइम के साथ साथ मेल्टिंग पॉइंट चेंज होता रहता है। चलिए एक कंक्लूजन लिखेंगे, फिर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। लिख लिया सारे लोग? मैं एग्जाम्पल जानबूझ के नहीं दूंगा, मैं क्वेश्चंस के फॉर्म में कराऊंगा। लिख लिया सारे लोग? यस सर। गुड। तो अब तक जो पढ़ा उसके कंक्लूजन लिख लीजिए कि दोनों सॉलिड में ये बात साबित हो गई कि अमॉर्फस सॉलिड इज सूडो सॉलिड एंड रिगार्डेड एज सुपर कूल्ड लिक्विड। तो अब तक जो ट्रू सॉलिड है, इसलिए पूरे चैप्टर में जो हम बात करेंगे वो क्रिस्टलाइन सॉलिड ही की बात करेंगे, अमॉर्फस की बात ही नहीं होगी। आप तो लिखिएगा अमॉर्फस सॉलिड। कंक्लूजन अब तक पढ़ने से क्या पता चला? इज ऑल्सो कॉल्ड सूडो सॉलिड। दिखने में तो है लेकिन इसकी प्रॉपर्टी जो है वो लिक्विड की तरह भी होती है एंड रिगार्डेड एज सुपर कूल्ड लिक्विड। सुपर कूल्ड लिक्विड का मतलब ये हुआ कि आप जैसे ओल्ड बिल्डिंग का मतलब हुआ हिस्टोरिकल बिल्डिंग, उसका विंडो पैन वगैरह देखिएगा जाकर, उसका बॉटम पोजीशन थिक होगा बिकॉज अमॉर्फस सॉलिड हैज टेंडेंसी टू फ्लो बट वेरी स्लोली। ये आप हम लोगों के घर के विंडो गिलास में ऑब्जर्व नहीं होगा। ओल्ड बिल्डिंग का मतलब हुआ हिस्टोरिकल बिल्डिंग। तो अमॉर्फस सॉलिड को इसलिए कहा जाता है कि सूडो सॉलिड है, समझा? बिकॉज इट हैज टेंडेंसी टू फ्लो जैसे गिलास, लाइक लिक्विड, बट वेरी सोलरली, इतना सोलरली कि हम कॉमन गिलास बिल्डिंग में ऑब्जर्व नहीं कर सकते। समझिए कि फ्रिक्शनल फोर्स बहुत ज्यादा है, बहुत धीरे 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 धीरे। इसका बेस्ट एग्जांपल है ओल्ड बिल्डिंग में जो विंडो गिलास होता है उसकी बॉटम पोजीशन। चलिए आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। तो ये बेसिक बातें हुई अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। अब आइए, लिख लिया सारे लोगों ने? यस सर। यस। अब गौर से सुनिएगा, NaCl भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है, डायमंड भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है, आयरन भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है और सॉलिड Cl भी है। ये सब क्रिस्टलाइन सॉलिड है बट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अलग अलग है।
मेरी बात को गौर से सुनिएगा, सब क्रिस्टलाइन सॉलिड है, सब में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अलग हैं, किसी में आयंस हैं, किसी में एटम्स हैं, किसी में मॉलिक्यूल्स हैं, और सबके बीच का वंडर वाल फोर्स भी अलग अलग है। तो ऑन द बेसिस ऑफ different constituent particle and different van der Waals force between them, crystalline solids are 4 types. एक को कहेंगे, यहाँ के नाम से साबित है, आयनिक सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब इन सब पे क्वेश्चन आएगा कि इसमें van der Waals फोर्स स्ट्रॉन्ग है, मेल्टिंग पॉइंट का क्या ऑर्डर है, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। अगर सब क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो उसमें चूज करने को बोलेगा कौन मॉलिक्यूलर है, कौन आयनिक है, कौन मेटालिक है, कौन कोवलेंट है। तो नीचे टॉपिक डालिएगा, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ऑन द बेसिस ऑफ, लिखना शुरू कीजिए, different constituent particle and van der Waals force। van der Waals force की डिफिनेशन बताइए कोई एक भी स्टूडेंट। यशवर्धन, व्हाट इज द van der Waals force? यशवर्धन बेश, Yes, sir. हाँ बताइए, कोई भी आता, भूल गए तो हम बताएंगे ना आपको। Sir, forces between molecules. नो, फोर्स बिटवीन नहीं। हाँ चलिए हर्षित आप बताइए, मैं इसलिए हाँ बेसिक से मैं मजबूत कराना चाहता हूँ। हाँ हर्षित आप बताइए, व्हाट इज van der Waals फोर्स, डिफिनेशन बताइए, हाउ कैन डिफाइन van der Waals फोर्स? सर वीक फोर्सेस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स। नहीं ना, वीक फोर्स तो होता है। चलिए अरमान साहब, बहुत अच्छे आदमी, अरमान साहब बताइए, आप जो आता है अरमान बताइए। हाँ हेलो अरमान, सर, कैन यू हियर? हाँ बताइए बताइए। हाँ, हाँ सर याद नहीं है सर अभी सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ माना, क्या नाम है, अनुभव तुम बताओ। It is the weakest force हाँ हाँ exists. नहीं नहीं, देखिए हाँ मैंने आपको सॉलिड गैसेस स्टेट में बताया था, गौर से सुनिए। दो वर्ड सुनिए, एक होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स, मेरी बात गौर से सुनिएगा। इंटरमोलिकुलर फोर्स केमिस्ट्री में जब भी आए, कहिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स या एटम्स। van der Waals फोर्स लिखाया गया था अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स या एटम्स। van der Waals वीकेस्ट है, वो तो कहा गया, लेकिन आपको ये याद, फोर्स नहीं, फोर्स तो रिपल्शन भी है और अट्रैक्शन भी है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। इंटरमोलिकुलर फोर्स कोई पूछे तो ये दोनों फोर्स को बताता है, रिपल्शन को भी और अट्रैक्शन को भी। van der Waals फोर्स क्या पढ़ा था आपने? हाइड्रोजन बॉन्ड अट्रैक्टिव फोर्स है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन अट्रैक्टिव फोर्स है, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन अट्रैक्टिव फोर्स है। तो मैं जानबूझ के पूछा कि आपका रिवीजन हो जाए, अगर भूल गए तो कोई बात नहीं है। van der Waals फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, कमजोर तो होता ही है, वो बात की बातें हैं। अब आपको समझ में आया, अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. हाँ, कहीं पर भी इंटरमोलिकुलर फोर्स आए, इसलिए तो आप समझिएगा वो दोनों है, रिपल्शन और अट्रैक्शन दोनों को बताता है। van der Waals फोर्स आए तो समझ जाइए सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स है। तो वही कहा जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, तो इसलिए मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। van der Waals फोर्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर 4 टाइप्स। अरमान याद आ गया होगा आपको? यस सर। वेरी गुड, 4 टाइप्स। नंबर 1 molecular solid, B covalent solid, C ionic solid, D metallic solid। हम चारों को एनालाइज करेंगे और इस पर छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आएंगे। लिख लिया सारे लोग तो बताइएगा। ये चारों
तो मैं इसलिए जानबूझ के एग्जांपल नहीं दिया हूं, मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें चूज करना होगा कि अगर क्रिस्टलाइन है तो कौन सा सॉलिड है। हाँ, लिख लिया, बताइए। हेलो एवरीवन। डन सर। गुड। चलिए अब आइए, टॉपिक डालिए मॉलिक्यूलर सॉलिड। देखिए हमने आपको डिस्कशन का बता ही दिया है। हम पहली बात तमाम सॉलिड, चारों सॉलिड में ये बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन है, वंडरवाल फोर्स कौन है, ये आपको क्वेश्चंस देगा। तो सबसे पहली बात, कोई पूछे कि बताओ मॉलिक्यूलर सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, तो नाम ही से साबित है मॉलिक्यूल्स। अब सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। अच्छा पहले मैं आपको ये, कोई पूछे वंडरवाल फोर्स क्या है, सॉलिड के बीच में वंडरवाल फोर्स तो होता ही है एज कंपेयर टू गैस में भी होता है, लेकिन वंडरवाल फोर्स सॉलिड का थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। वंडरवाल फोर्स का नाम कोई पूछे तो गौर से सुनिए। देखिए केमिस्ट्री में जब भी मॉलिक्यूल की बातें आए, 2 मिनट अच्छे से सुनिएगा। I2 भी मॉलिक्यूल है, किसी को एतराज तो नहीं है? I2 मॉलिक्यूल है, हाँ जाना जल्दी बताइए। यस सर। वेरी गुड। और HCl भी मॉलिक्यूल है, अगर हम सॉलिड HCl बोलते हैं तो ये भी मॉलिक्यूल है। यहाँ भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल है, यहाँ भी मॉलिक्यूल है, बहुत सारे HCl हैं। लेकिन केमिस्ट्री कहता है कि दोनों मॉलिक्यूल अलग अलग है, एक को कहेंगे पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और एक को कहेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। और ये उसी स्टूडेंट का मजबूत होगा जिसने केमिकल बॉन्ड में डाइपोल मोमेंट पढ़ा हो। मतलब मॉलिक्यूलर सॉलिड आर फर्दर 2 टाइप्स, पोलर मॉलिक्यूलर। अब इसमें एग्जाम्पल को रटना ही नहीं है, डाइपोल मोमेंट जिसमें हो वो पोलर मॉलिक्यूल कहलाता है, और डाइपोल मोमेंट 0 हो, पोलैरिटी 0 हो तो वो नॉन पोलर है। तो मैं इसलिए जानबूझ के एग्जाम्पल नहीं कराया था कि जब मिक्सअप क्वेश्चन आएगा तो आप कॉमन सेंस से आंसर देंगे। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल्स है, वंडरवाल फोर्स 3 आएगा। अब कैसे आएगा 3 वो हम बताएंगे आपको। यहां पर आपको याद रखना है मॉलिक्यूल्स पोलर भी है और मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर भी है। पोलर की पहचान डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो, नॉन पोलर की पहचान डाइपोल मोमेंट 0। वंडरवाल फोर्स क्या होगा गौर से सुनिए, वो सब मैं अभी डिटेल में बताऊंगा भी, घबराइएगा नहीं। पोलर मॉलिक्यूलर अगर सॉलिड है, गौर से सुनिए, HCl पोलर है, डाइपोल मोमेंट है। और आंख बंद करके कहिए, जब 2 हेटेरोडायटोमिक हो ना, हेटेरोडायटोमिक 2 डिफरेंट एटम हो तो उसमें तो आंख बंद करके बताइए कि डाइपोल मोमेंट होगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। याद है सबको? बताइए, किसी को डाउट तो नहीं है ना, हाँ या ना? नो सर। यही HF भी पोलर हैं, तो यहां होगा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। लेकिन यहां नहीं बोलना है, यहां बोलना है हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये दिमाग में नोट कर लीजिए, केमिस्ट्री में जब भी बोले पोलर मॉलिक्यूल तो 2 होगा, या तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा, या हाइड्रोजन बॉन्ड की पहचान HF, हाइड्रोजन बॉन्ड की पहचान NH, हाइड्रोजन बॉन्ड की पहचान OH। ये 3 जब भी रहेगा तो उस पोलर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, अदरवाइज उस पोलर मॉलिक्यूल में डाइपोल डाइपोल हो जाएगा। जैसे HCl है डाइपोल डाइपोल, SO2 है डाइपोल डाइपोल। पोलर अगर है तो डाइपोल डाइपोल। आपको पूछा गया सॉलिड NH3 पोलर है, कहेंगे वंडरवाल फोर्स हाइड्रोजन बॉन्ड। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर।
कोई बोल ही नहीं रहे, एक ही स्टूडेंट बेचारा यस सर बोल रहे हैं, बाकी लोग चुप हैं भाई। अरमान Yes, जी sir. आप, हाँ यस सर। आ रहा ना अरमान, कोई डाउट होगा तो बताइएगा आप। हाँ हाँ, जिनका बेसिक कमजोर है मेरे व्हाट्सअप कर देंगे, मैं उनका आंसर। हाँ, तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड भी होगा। और याद कीजिए उस लम्हे को 11th में आपने नॉन पोलर, कोई बता सकता है नॉन पोलर में वंडरवाल फोर्स का नाम बताइए, किसी को याद है? Dispersion Dispersion force. हाँ फिर से बोलिए, नहीं सुना। हाँ Dispersion force. यस, डिस्पर्सन फोर्स। हमने कहा ना 11th का केमिकल बॉन्ड, अभी भी टाइम में खाली है ना, मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं कि आप खाली वक्त में केमिकल बॉन्ड को पढ़िए और जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़िए, बस बाकी काम हम पर छोड़िए। आपकी केमिस्ट्री मजबूत होगी, खाली वक्त है, यही 2 चैप्टर को पढ़िए आप खूब। और पीरियोडिक टेबल 3 चैप्टर का नाम याद कर लीजिए, पीरियोडिसिटी, केमिकल बॉन्ड और जीओसी। कोई जरूरी नहीं कि टीचर आप कहीं भी पढ़े हों, आप पढ़िए इसको, यही मजबूत कीजिए। खाली अभी टाइम खाली भी है 11th में, अभी उतना 12th में उतना सिलेबस, आज इसी चैप्टर को खूब पढ़िए, आपका बेसिक बहुत मजबूत हो जाएगा, तो फिर परेशानी नहीं होगी। अब आइए, ये मैंने कोई भी पूछे मॉलिक्यूलर सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल्स, इसलिए ये लिख लिया, तो बताइए अब हम थोड़ा सा इसमें डिटेल बता दें, जल्दी लिखिए। इसलिए खाली वक्त में केमिकल बॉन्ड को पढ़िए और मजबूत कीजिए, आप उसको हद से ज्यादा मजबूत कीजिए। नहीं हो तो बताइएगा, मैं पूरा वीडियो लेक्चर दोबारा भेज दूंगा, जो रिकॉर्डेड लेक्चर है जो आपने 11 में पढ़ा है उसी को देखिए पढ़िए, नोट्स तो होगा ही, उसको भी पढ़ सकते हैं, वीडियो लेक्चर भी देखिए। लिख लिया सारे लोग? जल्दी बताइए आप। हेलो एवरीवन। Yes, sir. अब आइए, तो अब बताइए, कोई पूछे टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होगा, जल्दी बताइए सारे लोग। मॉलिक्यूलर सॉलिड कितने तरह का? फर्दर 2। 2 टाइप्स। वेरी गुड। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड बोलना है, और क्या बोलना है साइंटिस्ट लोग, जल्दी नॉन बताइए। पोलर सॉलिड। वेरी गुड। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड की कोई पूछे एग्जांपल दो, कोई रटना नहीं है, कहिए। डाइपोल मोमेंट, सॉरी हाँ, डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होना चाहिए, और वंडरवाल फोर्स, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, या हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड सिर्फ 3 जगह, HF OH NH, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा दिया। नॉन पोलर मॉलिक्यूल में सब पूरी केमिस्ट्री का सबसे वीकेस्ट वंडरवाल फोर्स होता है, डाइपोल मोमेंट इज 0, और इसी में होता है लंदन फोर्स, डिस्पर्सन फोर्स। ये सब आप पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूं क्या होता है, ये सब पढ़ चुके हैं आप। किसी को डाउट होगा तो पूछेगा, तो फिर हम बता देंगे। तो ये हुआ मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो जैसे नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में कुछ एग्जांपल, सॉलिड I2, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, डाइपोल मोमेंट 0 होता है। यहाँ कुछ एग्जांपल लिख लीजिए, सॉलिड NH3, सॉलिड HCl, पोलर है सॉलिड HF, सॉलिड वाटर आइस के फॉर्म में, बहुत सारे हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप सारे एग्जाम्पल को याद करें। आपको एंड में मैं क्वेश्चन कराऊंगा मॉलिक्यूलर सॉलिड की, सॉरी क्रिस्टलाइन सॉलिड की टाइप्स के बाद। तो बताइए सबको समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें, जल्दी बता दीजिए। जिसको पोलर नॉन पोलर में परेशानी हो तो आप एक दफा पढ़ लीजिए नोट्स को, फिर भी कोई डाउट होगा तो आप बताइएगा, तो फिर हम समझा देंगे। आप डाइपोल मोमेंट पार्ट पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ें तो बताइए। एक मिनट सर। हाँ लिखिए लिखिए, कोई बात नहीं, आराम से लिखिए।
डन सर। ओके, थैंक यू। यशवर्धन, आप लोग ने लिख लिया? मानसवेन? यस सर, लिख लिया। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड लिखिएगा आप इसको फुल। हाँ, तो चलिए इसके बाद आइए नेक्स्ट टॉपिक, कोवैलेंट सॉलिड। कोवैलेंट सॉलिड, ध्यान दीजिए क्या है। सबसे बड़ी बात, पहले शॉर्ट फॉर्म में कोई भी पूछे कोवैलेंट सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का नाम बोलो, तो आप बोलिएगा एटम्स। इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है वो एटम्स है। समझ में बात आ रही है? बॉन्डिंग पूछा जाए, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड तो मोलेकुलर सॉलिड में भी है, मैं और अच्छे से लिखवा देता हूं। बॉन्डिंग कोवैलेंट बॉन्ड, समझा कि नहीं? वंडरवाल फोर्स कोई पूछे, समझा कि नहीं? तो इसमें डाइपोल डाइपोल का नाम तो नहीं लेना है, लेकिन स्ट्रॉन्ग लिखना है। क्यों स्ट्रॉन्ग लिखना है, मैं उसकी वजह बता रहा हूं। पहले ये 3 पार्ट लिखिए, मैं आपको बता रहा हूं। लिख लिया तो बताइए, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखवाया। कोई पूछे कोवैलेंट सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम्स, पहचानने का तरीका बॉन्डिंग कोवैलेंट बॉन्ड, वंडरवाल फोर्स स्ट्रॉन्ग। आगे बढ़ें, जल्दी बताइए आप। हेलो एवरीवन, अब सुनिए, प्लीज सुनिएगा। आपने डायमंड का नाम सुना है सारे लोग? Yes, sir. है? मैं इसको और डिटेल में बता देता हूं। कोवैलेंट सॉलिड में आप एक लाइन लिख लीजिए कि इन दिस सॉलिड, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए। इन दिस सॉलिड कॉन्स्टिट्यूएंट, लिखना शुरू कीजिए, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉन मेटल एटम। और आगे का लाइन, सर ये तो यहां पर भी आपने लिख दिया है, मैं एटम्स, नॉन मेटल एटम्स। आप सुनिए आगे का लाइन, विच इज linked together by covalent bond। और आगे का लाइन, थ्रो आउट द क्रिस्टल। इसका क्या मतलब हुआ, मैं आपको बताता हूं। थ्रो आउट द क्रिस्टल, सॉरी, थ्रो आउट द क्रिस्टल एंड फॉर्म्स नेटवर्क। क्या बनाता है, जल्दी बताइए सारे लोग, क्या बनाता है? Network. नेटवर्क। अब डायमंड का नाम नहीं सुना? डायमंड में 4 कार्बन हैं, ये फर्दर फिर नेटवर्क है। अरे बोलिए, गवाही तो दीजिए, समझ में आ रहा है कि नहीं? नेटवर्क, नेटवर्क चल रहा है। अरे बोलो ना यार, सब लोग बोलो ना, हेलो। नेटवर्क फॉर्म। Yes, sir. यस, जबकि ये कोवैलेंट है। और इसीलिए देखिए इस पर क्या क्या बातें पूछ सकता है आपको, अच्छी अच्छी बातें। शॉर्ट फॉर्म में तो आपने लिख लिया एटम्स, बॉन्डिंग। और इसको समझना है कि जो आपको पॉइंट डिफर होगा कि नॉन मेटल एटम विच आर लिंक्ड टुगेदर बाय कोवैलेंट बॉन्ड थ्रू आउट द क्रिस्टल एंड फॉर्म नेटवर्क। इसी में आगे लिखिए, देयरफॉर दिस सॉलिड इज आल्सो कॉल्ड, देयरफॉर दिस सॉलिड इज आल्सो कॉल्ड नेटवर्क सॉलिड। और यही लाइन पर आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस देंगे। अब मैं बताऊं क्या क्वेश्चन, जैसे एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल कोवैलेंट का डायमंड, पूरे दुनिया में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है ये, जबकि आयोनिक कंपाउंड तो सबसे स्ट्रांग है कोवैलेंट से। प्लीज सुनिएगा। और अच्छा एग्जामिनर मिसलेनियस क्वेश्चंस देगा कि मॉलिक्यूलर सॉलिड में भी कोवैलेंट बॉन्ड है, कोवैलेंट सॉलिड में भी कोवैलेंट बॉन्ड है, तो सर फर्क क्या है दोनों में? अभी सब बातें कंक्लूजन लिखाई जाएगी। फर्क ये है कि कोवैलेंट में वंडरवाल फोर्स नेटवर्क है,
जब कहीं पर नेटवर्क बनता है तो वहां वंडरवाल फोर्स बहुत स्ट्रांग हो जाता है। इसलिए कहा जाएगा कंक्लूजन में कि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर जनरली सॉफ्ट। हर सॉलिड हार्ड है। इन चारों में अगर पूछा जाए सबसे लो मेल्टिंग पॉइंट किसकी है तो मॉलिक्यूलर सॉलिड, बिकॉज वंडरवाल फोर्स आर वीक। तो फिर कोई कंफ्यूज करेगा कि सर जब दोनों में कोवैलेंट बॉन्डिंग है तो ये मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस क्यों आ रहा है? तो आप कहिए मॉलिक्यूलर सॉलिड में कोवैलेंट बॉन्ड नेटवर्क नहीं है, HCl है, एक कोवैलेंट बॉन्ड है। ये तो एक दूसरे से जुड़ा हुआ वंडरवाल फोर्स से। डायमंड में वंडरवाल फोर्स से ज्वाइन नहीं है, सब कोवैलेंट बॉन्ड से फर्दर ज्वाइंट है। और वही ग्रुप 14 में SiO2 क्वार्ट्ज 3 डायमेंशनल, बहुत ही ये भी हार्डेस्ट सब्सटेंस है, 3 डायमेंशनल। आपको एग्जामिनर सब क्वेश्चंस बनाएगा कि बोथ सॉलिड्स, अब तक जो पढ़ा मॉलिक्यूलर एंड कोवैलेंट, बोथ सॉलिड्स कंटेन कोवैलेंट बॉन्ड बट देयर प्रॉपर्टीज आर इंटायरली डिफरेंट। तो आप कहिएगा मॉलिक्यूलर सॉलिड में कोवैलेंट बॉन्ड नेटवर्क फॉर्म में नहीं है, कोवैलेंट सॉलिड में कोवैलेंट बॉन्ड नेटवर्क फॉर्म। इसलिए डायमंड जबकि कोवैलेंट बॉन्ड है, केमिस्ट्री कहता है आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, यहां डायमंड का क्यों है? तो कहिए हार्डेस्ट सब्सटेंस है, नेटवर्क है। नेटवर्क का मेल्टिंग पॉइंट आयनिक तो छोड़ दीजिए, मेटल से भी ज्यादा होता है नेटवर्क की वजह से। बहुत ही नेटवर्क स्ट्रांग है इसका। क्या मेरी बातें सबको समझ में आ रही हैं? हाँ या ना, जल्दी बताइए आप, जो मैंने अब तक बोला। आ रही है सर। आ रही है सबको सर। हाँ, तो अब देखिए डायमंड, कुछ एग्जांपल में लिखा रहा हूं, बाकी तो मैं क्वेश्चन। क्वार्ट्ज जिसको Si2 के फॉर्म में कहते हैं, खुद सिलिकॉन सेमीकंडक्टर दिखने में एक लगता है, नो सिलिकॉन आप पढ़िएगा पीएन सेमीकंडक्टर में सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जर्मेनियम, ये सब आपका क्रिस्टलाइन सॉरी कोवैलेंट सॉलिड है, नेटवर्क बनाता है ये। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे पूछेगा, यहां तक लिख लिया आपने? बोलिए हाँ या ना। यस सर। और इन सबको पढ़िए, मैं सब छोटा छोटा क्वेश्चन तो अभी कराऊंगा चारों को पढ़ाने के बाद, लेकिन एक एक्सेप्शन याद रखिए। एक्सेप्शन तो नहीं करना चाहिए, लेकिन ये मैं इसलिए कर रहा हूं कि आपको याद रखना। ग्रेफाइट इज कोवैलेंट सॉलिड, गौर से सुनिए, विच इज सॉफ्ट। कहेगा कौन ऐसा कोवैलेंट सॉलिड है जो सॉफ्ट है? तो आप कहिएगा ग्रेफाइट, विच इज सॉफ्ट एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। का ये आप पढ़ा है ना ग्रुप 14 में? जल्दी बताइए, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हेलो, सबको मालूम है कि नहीं? बताइए हेलो। ये लाइन यस सर, मालूम है। यस सर। दे देगा कौन ऐसा कोवैलेंट सॉलिड है जो आपको सॉफ्ट है और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? तो आप यही बोलेंगे। तो याद रखिए कोवैलेंट सॉलिड को तमाम क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो चीज डिफर करती है वो है नेटवर्क। एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए आप लोग। और मैं आपको बता दूं, मिटा दूं इसको, सॉरी ये लिख लिया आप लोगों ने? तो बताइए, लिख लिया तो बताइए। कोई बोल ही नहीं रहे हैं, नहीं लिखा? लिख लिया सर। और ये आपको याद रख लीजिए, ये मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज दे रहा हूं कि केमिस्ट्री में जब भी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, नॉट ऑर्गेनिक, मेल्टिंग पॉइंट आए तो आप 3 बातों को देखिए। सबसे पहली बात, वो मॉलिक्यूलर सॉलिड है, सुनिए अच्छे से, नेटवर्क सॉलिड है, तीसरी बात मेटालिक सॉलिड है। ये 3 बातें सोचिए, और मैं इसको ABC लिख देता हूं। और हमेशा याद रखिएगा केमिस्ट्री में
मेल्टिंग पॉइंट हमेशा नेटवर्क का ज्यादा होगा, चाहे उसमें बॉन्डिंग कुछ भी हो। उसके बाद मेटल्स का होगा, उसके बाद मॉलिक्यूलर का होगा। जानते हैं आपको एबीसी में क्वेश्चन देगा, सुनिएगा गौर से। कहेगा अ क्रिस्टलाइन सॉलिड का नाम नहीं लिखेगा, कहेगा क्रिस्टलाइन सॉलिड एक्स है, which melts at very high temperature and does not conduct electricity। तो आप कहेंगे कोवेलेंट सॉलिड की मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगी पूरी क्रिस्टलाइन में, नॉट ओनली क्रिस्टलाइन में, इन होल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपको कोई कहे, समझा कि नहीं, कार्बन और सिलिकॉन का मेल्टिंग पॉइंट बताएं, तो आपको मालूम नहीं है कि कार्बन का एलोट्रॉप्स डायमंड है, होना चाहिए था सिलिकॉन का, लेकिन कार्बन का डायमंड नेटवर्क बनाता है इसलिए सिलिकॉन से ज्यादा होगा, जबकि सिलिकॉन का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, फिर भी कार्बन का ज्यादा होगा क्योंकि नेटवर्क है ये। कोई बोल ही नहीं रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ या ना? आ रहा है सर। यस सर। आप 11th के ग्रुप 13 को याद कीजिए, बोरॉन और एल्युमिनियम में मेटल था फिर भी ये नॉन मेटल था, फिर भी इसकी मेल्टिंग पॉइंट इसलिए ज्यादा थी कि सॉलिड, देखिए मेरे लाइन को लिखवाया था मैंने, ये आइकोक्साहेड्रल स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाता है, नेटवर्क फॉर्म बोरॉन में होता है, इसलिए इसकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। जब भी मेल्टिंग पॉइंट का केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक में कहे, माइंड में ये तीन बातें को लाइए कि वो मॉलिक्यूलर सॉलिड है या नेटवर्क सॉलिड है या मेटालिक सॉलिड है। अब मेल्ट, हाँ इसमें एक आध जगह रिजल्ट है उल्टा, लेकिन 99.9% में यही आंसर देगा आपको। मॉलिक्यूलर सॉलिड, नेटवर्क सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, मेल्टिंग पॉइंट बीसीए। बताइए कंसेप्ट सबको समझ में आया? बताइए सारे लोग हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर आया। यस सर। चाहे नेटवर्क में कोई भी बॉन्डिंग हो, उससे कोई कहे अरे मेटल है, नॉन मेटल, मेटल का ज्यादा होता है, कहिए फंडा नहीं चलेगा, यहाँ फंडा चलेगा नेटवर्क का। अगर मेटल नेटवर्क बना रहा है तो उसी का ज्यादा होगा, नॉन मेटल नेटवर्क बना रहा है तो उसी का ज्यादा होगा। हाँ कोई ऐसे पूछे 9th 10th का लखमीर सिंह मनजीत कौर का कंसेप्ट पूछे कि मेटल नॉन मेटल में किसका ज्यादा, तो आप कहिए मेटल जनरली, बट आप 11th 12th और आईटी बैच में है, आपका आंसर अब डिफरेंट होना चाहिए कि चाहे मेटल हो या नॉन मेटल हो, नॉन मेटल का भी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो सकता है अगर उसमें नेटवर्क है तो। उसको एग्जांपल सब दीजिए, कोई ज्यादा पीएचडी नहीं करना है, जो आप पढ़ा है उसी का एग्जांपल दीजिए आप। कि ग्रुप 13 को याद करो, बोरॉन नॉन मेटल है और उस ग्रुप 13 में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट बोरॉन की थी। क्रिस्टलाइन सॉलिड, आइकोक्साहेड्रल नेटवर्क स्ट्रक्चर। वही ग्रुप 14 का एग्जांपल दीजिए, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है फिर भी कार्बन का डायमंड फॉर्म की मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। तो इस तरह का आप एग्जांपल दीजिए। उसी तरह इस मॉलिक्यूलर सॉलिड में भी आपको आएगा, आप ऊपर ऊपर नहीं पढ़ेंगे कोवेलेंट क्या होता है, कोवेलेंट नहीं नहीं नहीं, अच्छा एग्जामिनर क्वेश्चन देगा, चारों सॉलिड लिखेगा और कहेगा मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बताओ। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, यही जो मैंने बोला कि कौन सा क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसको एक्स वाई करके लिख देगा, प्रॉपर्टीज के बेसिस पर क्वेश्चन पूछेगा, सॉलिड एक्स, इसलिए आपको ऊपर ऊपर नहीं पढ़ना है, विच मेल्ट्स एट हाई टेम्परेचर एंड डज नॉट, इस तरह प्रॉपर्टीज के बेसिस पर आपसे पूछेगा कौन सा सॉलिड है। तो बताइए ये वाला कंसेप्ट सबको अच्छे से आ गया, हाँ या ना, जल्दी बताइए आप। यस सर। यस सर। चलिए अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पर। अब ये तो आसान है, आयनिक सॉलिड, इसमें कुछ नहीं करना है। आयनिक सॉलिड तो आप तो बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग, तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट के नाम ही से साबित है कि आयंस है, आयंस है। और बॉन्डिंग कोई पूछे तो आयनिक बॉन्ड है, ये सबसे आसान यही है पहचानना, आयनिक बॉन्डिंग है, ठीक है भाई। हाँ कोई पूछे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इसमें आप कहेंगे कूलम्बिक फोर्स, केटायन और एनायन के बीच में होता है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, पढ़ा है ना आपने, आप फिजिक्स में भी पहला ये पढ़िएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये है, ये तो आसान है, जल्दी जल्दी लिख लीजिए। आगे बढ़े तो बताइएगा। अच्छा कोवालेंट सॉलिड का एक एक्सेप्शन बताइए जो सॉफ्ट है, जल्दी बताइए फिर से दोबारा, कोवालेंट सॉलिड का एक्सेप्शनल बताइए सारे लोग। ग्रेफाइट। यस वेरी गुड, आगे बढ़े।
बोलिए बोलिए साइंटिस्ट। Yes, sir. गुड। लास्ट आइए मेटालिक सॉलिड। ये भी बहुत, मैंने कहा ना ये दो बहुत आसान है, बहुत आसान है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टी के नाम ही से साबित है कि मेटल होगा और फोर्स जो होगा या बॉन्डिंग जो होगी, इसमें हम बॉन्डिंग का वर्ड कहेंगे। तो आपने 11th में पढ़ा था मेटालिक बॉन्ड। मेटल मेटल के बीच में मेटालिक बॉन्ड होता है। तो ये इसमें तो सबसे आसान है आयनिक सॉलिड को पहचानना और मेटालिक सॉलिड को पहचानना। अब मैं एक आध छोटा छोटा क्वेश्चन पूछता हूं, आप जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा। सुना सारे लोग कि आपको ये अंदाजा हो कि इस पर क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्या मैं आगे बढ़ूं? जल्दी बताइए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए क्वेश्चन नंबर 1 एकदम प्रॉपर्टीज के बेसिस पर लिखते रहिए। हाँ देखिए, सॉलिड ए इस तरह क्वेश्चन सब पूछ सकता है, विच इज वेरी सॉफ्ट एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, आइडेंटिफाई द सॉलिड। जल्दी आंसर दीजिए। अच्छा मैं ऑप्शन देता हूं, मैं ऑप्शन से ही आपको आंसर होगा। कोवेलेंट सॉलिड, बी मॉलिक्यूलर सॉलिड, सी आयनिक सॉलिड, डी मेटालिक सॉलिड। विच ऑप्शन इज करेक्ट? जल्दी बताइए। ए लह बताइए ना। हाँ हेलो। Molecular solid. यस, ये लाइन आप याद कर लीजिए कि अगर इस तरह का ऑप्शन दिया रहे, याद रखिए मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में याद रखिए। अब इसको चिल्लाना नहीं है और इस सर ने कह दिया सॉलिड सॉफ्ट होता है। नो, हर सॉलिड हार्ड होता है। इफ देयर इज अ मुकाबला बिटवीन ऑल 4 सॉलिड्स, उसमें थोड़ा सॉफ्ट है मॉलिक्यूलर। क्यों कहिए? वंडरवाल फोर्स वीक है, उसमें डाइपोल डाइपोल हाइड्रोजन बॉन्ड है, डिस्पर्जन तीनों वीक है। तो आप आंसर किस पर मारेंगे? जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन। Molecular solid. Molecular solids. और इसके बेसिस पर अपना लाइन भी याद कर लीजिए। पूछा जाए क्यों सॉफ्ट है तो कहिएगा ड्यू टू वीक वंडरवाल फोर्स। बताइए अरमान, आ रहा है ना समझ में? बोलिए। Yes, sir. चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद हाँ कुछ पूछना है क्या किसी को? प्रीवियस स्लाइड दिखा दीजिए। अच्छा ओके ओके ओके। यस सर। ये लिख लिया था आप यशवर्धन? यस सर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सॉलिड ए which is very hard, melts at high temperature and it is electrical insulator in solid state as well as molten state। आपको कहेगा आइडेंटिफाई द सॉलिड। ए ऑप्शन मेटालिक सॉलिड, बी ऑप्शन आयनिक सॉलिड, सी ऑप्शन कोवेलेंट सॉलिड, डी ऑप्शन मॉलिक्यूलर सॉलिड। बताइए विच ऑप्शन इज करेक्ट? यस हर्षित साहब, बहुत अच्छे आदमी हैं आप। यस कोवेलेंट सॉलिड। इसमें एक एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट को छोड़कर। ये जो लाइन लिखा ना दोनों में, हाँ यहीं पर लिख देता
कि वो सॉलिड में इंसुलेटर है, मोल्टेन में कंडक्ट करता है तो वो आयनिक हो जाता है, समझ रहे हैं ना आप। तो दोनों में इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करता है तो वो कोवेलेंट सॉलिड होता है। आगे बढ़िए, जल्दी बताइए। एक और मैं दे देता हूं, उसमें ऑप्शन नहीं दूंगा, वो दिखने में ही आप डायरेक्ट आंसर दे देंगे। ये सब इसलिए कराया जा रहा है कि आपको इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। आगे बढ़े, जल्दी बताइए। यस सर। हाँ गुड। एक क्वेश्चन नंबर 3 लिखते ही आपको आ जाएगा, फिर भी मैं करा देता हूँ। सॉलिड ए इज malleable, ductile and conduct electricity. आइडेंटिटी तो आपको आ ही क्या होगा, आइडेंटिफाई द सॉलिड। बताइए कौन सा सॉलिड। मेटलिक। हाँ मेटालिक, ये तो नाम ही से सबको समझ में आ गया होगा ना। बोलिए, इसलिए मैंने ऑप्शन नहीं दिया। अरे बोलिए, आया। यस सर। यस सर। ठीक है, अब हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको आइडेंटिफाई सॉलिड करना। सॉलिड में अगर अमॉर्फस है तो अमॉर्फस, क्रिस्टलाइन है तो बताना कि कोवेलेंट है या क्या है। इसके बाद असल टॉपिक सब शुरुआत होगा। अब न्यूमेरिकल अप्रोच अभी तब शुरू होगा जब अभी, हाँ लिख लिया इसको, जल्दी बताइए आप। यस सर। यस सर। थैंक यू। यस सर। हाँ वेरी गुड। आज का लेक्चर थोड़ा बेसिक था, लेकिन आपको सिलेबस में था, उसके बाद आपको और मजा आएगा। आप लिखिए, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। सॉलिड क्या बता रहा है। पहला NH4 NO3, जल्दी बताइए कौन, पहले कौन सा सॉलिड है। क्रिस्टलाइन अगर है तो क्रिस्टलाइन नहीं बोलना, उसमें बताना चारों में कौन सा है। अमॉर्फस है तो अमॉर्फस बताना, जल्दी बताइए आप। मैं इसलिए जानबूझ के पहले एग्जांपल नहीं दिया था कि आपको समझ में आए। फर्स्ट वाला क्रिस्टलाइन सॉलिड। नहीं नहीं, हम पहला पूछ रहे हैं NH4 NO3 कौन सा सॉलिड है, जल्दी बताइए। ये अल्लाह, कोई बोल ही नहीं रहे हैं। आयनिक। आयनिक, आयनिक सॉलिड। क्यों, कैसे पहचाना। आयन से, NH4 आयन। या NH4 प्लस केटायनिक और एनायनिक बॉन्ड NO3 माइनस। बताइए, आया सबको समझ में, केटायनिक और एनायनिक। और एक बात हमेशा याद रखिए, केमिस्ट्री में अमोनियम आयन का किसी भी एनायन के साथ हो तो वो आयनिक होगा। NH4OH, NH4Cl, NH4NO2, NH4NO3 कहीं पर भी आए, NH4 प्लस का किसी भी एनायन के साथ है। और ये देखिए, आप जब केमिकल बॉन्ड पढ़िएगा तो यही एक ऐसा है जिसमें ग्रुप ऑफ नॉन मेटल्स हैं, बहुत सारे नॉन मेटल्स हैं, फिर भी ये आयनिक बना रहा है। उसकी वजह यही है केटायन एनायन की वजह से। चलिए P4O10 बताइए सारे लोग। मॉलिक्यूलर। हाँ वेरी गुड, मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूलर सॉलिड, वेरी गुड। सिलिकॉन बताइए सारे लोग। कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड। बनाता है ना, हाँ नेटवर्क बनाता है ये कोवेलेंट। अच्छा बताओ P4 बताओ, P4, P4 क्या है, मॉलिक्यूल है, हाँ या ना जल्दी बताओ। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम, सबको समझ में आ रहा है, हाँ या ना जल्दी बता दो, कोई डाउट तो नहीं है। ये अल्लाह बोलिए ना। क्लियर सर। क्लियर सर। क्लियर, ओके। हाँ मॉलिक्यूल है, लिख लिया तो बताइएगा। आंसर। ओके, सर। अच्छा एक मिनट लिखिए। डन सर। थैंक यू। अच्छा ये तो आप जल्दी बता दीजिए, प्लास्टिक का एग्जांपल बताइए। प्लास्टिक कौन सा सॉलिड है। अमॉर्फस।
यस, ये लिख दिया मैंने, समझ जाइएगा। अमॉर्फस रबर भी अमर, टेफलॉन, ये सब रबर की टाइप है, ये जानबूझ के एग्जामिनर देगा, ये सब याद रखिएगा। अमॉर्फस, समझा? S8 बताइए, S8 Molecular. कोवेलेंट। नो 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 नो, मोलिकुलर। कोवालेंट की पहचान याद रखिए, नेटवर्क होगा, एकदम याद रख लीजिए आप। S8 में नेटवर्क नहीं है। मैं आपको बता देता हूं, एक मिनट। GHI, LiCl बता दीजिए, तो आ गया होगा। LiCl आयनिक, है ना? हेलो एवरीवन, समझ में Yes, आ रहा है sir. ना? यस आ रहा है सर। सर। IG, क्वार्ट्स बताइए, क्वार्ट्स। कोवेलेंट। यस, तो इस तरह। चलिए आगे बढ़ें, ये बेसिक बात है, अब सुनिए अच्छे से। Has everyone completed? यस सर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक। अब ये सर उसमें ए का क्या मतलब था? अमॉर्फस लिख लीजिए, अमॉर्फस, है ना? अमॉर्फस। नेक्स्ट टॉपिक डालिए, डिफरेंट टर्म्स related to crystalline solid, ये टॉपिक डालिए। उसमें सबसे पहला टर्म्स अब यहीं से 3 डायमेंशनल चीज शुरू होगी, स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस। अब मेरे साथ पहले डायग्राम बनाइए, मैं कैसे बना रहा हूँ उसी तरह बनाइएगा, वरना आपको बनाने में थोड़ा सा टफ लगेगा। तो डिफिनेशंस क्या होती है वो मैं बताऊंगा। टॉपिक डाल लिया आप लोगों ने, सब लोगों ने? यस सर। अब मेरे साथ साथ मैं जब कहूंगा तब बनेगा, रुकिए। चलिए पहले स्क्वायर बनाइए, तो सारे लोग कॉपी में जल्दी से, और जो कट पॉइंट है उसको थोड़ा डार्क कीजिएगा। मेरे साथ साथ बनाइए आप, उसके बाद डेफिनेशन बताऊंगा मैं। हम लोग स्पेस लैटिस का बना रहे हैं। सब लोग बनाइए मेरे साथ साथ। ये स्क्वायर बना लिया। यस सर। ओके, नहीं यशवर्धन और ये बोलेंगे तब मैं आगे बढ़ूंगा। यशवर्धन और मानसविन। यस सर। अब इसके सेंटर पर पॉइंट दो, और इस पॉइंट के सामने पॉइंट दो, सामने सामने दो। दे दिया सब लोगों ने? यस सर। इस पॉइंट को मिलाइए हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। थोड़ा सा डार्क कर दीजिएगा कट पॉइंट को। अरमान बना रहे हैं ना? अरमान, यस सर। गुड। बना लिया?
यस सर, बना लिया। अभी रुक जाइए, हाँ चलिए इसको मिलाइए सबसे। अभी और है, ये कहिएगा सर आप ऐसे भी कर सकते थे, नहीं इसमें भी और बनाना है ना, इसलिए मैं थोड़ा सा बनाऊंगा तो अपने से। यहाँ देखिए इस सब पॉइंट्स को मिलाइए, ये सब पॉइंट्स को मिलाइए। अरे यशवर्धन जी बन रहा है ना आपसे? यस सर। हाँ यस। अच्छा इसमें देखो 4 क्यूब दिख रहा है तुम्हें, 4 क्यूब पहले बताओ, क्योंकि 3D को समझाना मुश्किल है। 4 घर दिख रहा है तुम्हें? यस सर। सारे लोग प्लीज अब यहाँ से समझोगे, नेक्स्ट क्लास मत छोड़ना। ये 2 क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लोगे तो फिर कभी परेशानी नहीं होगी सॉलिड स्टेट में। पहले 4 हम तुम्हें इमेजिनेशन से ही समझाएंगे ये चैप्टर, इमेजिनेशन। ये 4 घर सबको दिख गया? बोलो जल्दी से। यस सर। यस अब हाँ वेरी गुड, अब सुन, हाँ वेरी गुड। अब तुम क्या करो, इसके सेंटर पर भी पॉइंट दो। देखो एकदम सेंटर पर पॉइंट दो। अपने से बनाना है, ये नहीं कि पिक्चर से समझ लेना, नहीं, अपने से बनाने की फीलिंग अलग होती है। यहाँ बनाइए अपने से, हाँ सबके सेंटर पर दीजिए पॉइंट। 4 घर एक रो में था। बना लिया? पॉइंट Yes, दे sir. दिया? अब क्या कीजिए, इस पॉइंट को फिर से हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली मिलाइए। देखिए अच्छा लग रहा है ना बनाने में, बताइए ना। अरे यस यार सर, तुम लोग, सिमेट्री आ रही है पूरी। अब देखिए, हाँ अब देखो इसीलिए 3D है, इसीलिए चैप्टर में देखिए आप देखोगे बुक सब में इसी तरह का बना रहता है। अब तुम बना लोगे कि नहीं, ये जल्दी बताओ हाँ या ना। अब देखो, अरे कितना खूबसूरत लग रहा है भाई, अच्छा तो लग रहा है। क्या नाम है, अरमान आपका भी बन गया पूरा अच्छे से? हाँ सर। वेरी गुड। अब सुनिए मैं ये क्यों बना रहा हूँ सामने, और से सुनिए। इसी को स्पेस लैटिस कहते हैं, 3 डायमेंशनल। अच्छा मैं इसको ऐसे समझाऊंगा, पहले बना लो तब सब इजाजत दोगे तब मैं समझाऊंगा। अब यहाँ से एकदम केयरफुली समझना। पहले सब लोग बना लिए, मानस बिन यशवर्धन सब लोग बताओ। यस सर, बना लिया। मैं अब जब बनाऊंगा तो अब देखो अब पूरे चैप्टर में इतने बनाने में तो मुझे अब टाइम लगेगा, तो हम इसको इमेजिन करके बनाएंगे। और से सुनो, 4 कमरा था, 1 2 3 4, पहले था ना 4 कमरा? जल्दी बोलो हाँ या ना। यस सर। यस सर। सब लोग एकदम ध्यान देना। अब तुम ये जो बनाए ना, ये जो है अब मैंने पिंक कलर दिया, अब उसके ऊपर तुम्हें दिख रहा है ना 2 क्यूब है, एक 5वां घर है 1 के ऊपर, सेकंड रूम के ऊपर फिर एक 6ठा रूम है, और हर के ऊपर एक एक रूम आ गया कि नहीं? 8 कमरा हो गया कि नहीं? जल्दी बोलो हाँ या ना। अरे यार बोल ही नहीं रहे यस हो सर, हो गया। भाई। यस सर। यस हो सर। गए सर। हाँ हाँ, तो मैं इसी तरह मैं समझाऊंगा, प्लीज ये तुम समझ जाओगे तो फिर मुझे समझाने में आसानी होगा। क्योंकि अब इतना बनाना तो बहुत टफ है, अब हर में टाइम लग जाएगा। तो इसलिए मैं तुम्हें समझाऊंगा। 4 कोने पे 4 घर, 1 2 3 4, उसके ऊपर एक, उसके ऊपर एक, उसके ऊपर एक, उसके ऊपर एक। समझा? बताओ किसी को डाउट है तो पूछ लो इसमें। ये समझ गया ना, इस तरह समझाऊंगा तो मैं। अरे बोलो मेरे भाई। यस सर। सर हाँ तो इसी को स्पेस लाइट, ये जो पॉइंट क्यों मैंने कहा डार्क देने के लिए, यही एटम्स है। अब यही NaCl का स्ट्रक्चर पड़ेगा। NaCl का देखिएगा केमिकल बॉन्ड में भी बनाया गया था, देखोगे केमिकल बॉन्ड में इसी तरह बनाया गया है। कहां पर Na+ रहेगा, कहां पर Cl- रहेगा। तो स्पेस लैटिस इसको कहते हैं द रेगुलर अरेंजमेंट। लिखना शुरू कीजिए, इसके बगल में या साइड में डिफिनेशन लिख लीजिए। द रेगुलर arrangement of constituent particle in 3D space is called space lattice। बहुत आसान है भाई, पार्टिकल कैसे रेगुलरली अरेंजमेंट, उसी को कहते हैं स्पेस लैटिस। अब स्पेस लैटिस इस तरह पूरा बनाया नहीं जाएगा, उसको मैं उसी तरह मैं आपको समझाऊंगा। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल कैसे 3 डायमेंशनल में अरेंज होते हैं, उसी को हम स्पेस लैटिस कहते हैं। बोलिए आया सबको समझ में? हेलो एवरीवन। यस सर। यस सर, आ गया। आ गया सर। वेरी गुड। तो इतना पढ़ के रखिएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। ओके बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।